हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपको मोटिवेट करने के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ और यही आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और जो भी आप इस वीडियो से सीखेंगे वो अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे। मेरा सिर्फ यही लक्ष्य है कि हमारा भारत एक विश्व गुरु बने और ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। इसलिए आप इतनी मेहनत करिए कि आप अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम करें। और अगर मोटिवेशन कम पड़ जाए तो मेरे अलावा तमाम चैनल है जहाँ पे आकर आप अपने अंदर फिर से मोटिवेशन भर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं आपको इस वीडियो में उनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वो बंदा जीरो से उठकर हीरो कैसे बन गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उनकी माता हीराबेन मोदी का ये इंटरव्यू सुनिए। चुनाव है, प्रधानमंत्री बने। प्रधान बનશે 100% અને મારા શબ્દથી સાચી વાત તમે યાદ રાખજો। ये प्रधान बनो। तो मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद करके बताता हूँ। उन्होंने ये कहा, वो प्रधानमंत्री 100% बनेगा। अपने को तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो भगवान का रूप है, भगवान की सारी शक्ति है उसमें। वो जो भी करेगा उसमें सफल होने वाला है। 100% वही प्रधानमंत्री बनेगा। आप नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू सुनिए। ये इंटरव्यू उन्होंने तब दिया था जब वो अमेरिका गए थे। इस इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। देखिए, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, और न कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। तो सच है कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूर्य की तरह आपको जलना होगा। अगर सबका साथ चाहिए तो सबसे पहले अपनी माँ का साथ जरूरी होता है। ये सब पंक्तियां नरेंद्र मोदी पर एकदम सूट करती हैं। उन्होंने शून्य से शिखर तक का ऐसा अद्भुत सफर तय करा कि आज वो खुद में ही एक ब्रांड बन गए। फिलहाल पूरी वीडियो तो मोदी जी के ऊपर ही है, पर उनकी माँ के लिए कुछ शब्द हैं जो दिल से निकलते हैं। उनकी माँ एक ऐसे पेड़ की तरह थी जिसने अपने परिवार में सबको छाया दी। वो काम करती थी दूसरों के घरों में, जैसे बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पर फिर भी अपने बच्चों को गरीबी में पाला। क्या करती वो, और मजबूरी थी। फिलहाल मैंने उनको एक पेड़ से सिर्फ क्यों कंपेयर करा, क्या आपने ये सोचा? क्योंकि जो पेड़ होता है वो चाहे जितना भी मीठा और हेल्दी फल देवे, पर उसको कभी खुद नहीं चखता है। वही हाल हीराबेन मोदी का भी था। उनका बेटा शिखर पर पहुंच गया, पर कभी भी उन्होंने अपने बेटे की पावर का यूज ही नहीं करा। जैसे पहले थी वैसे ही वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी रही। उन्होंने कोई फ्री का राशन नहीं लिया, कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई बंगला नहीं लिया। वो खुद बाजार जाती थी, वो खुद दूसरों के घरों में काम करती थी, वो वैसे ही रही। इसलिए मैंने उनको एक पेड़ से कंपेयर करा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को वाडनगर में जन्मे थे। इनके पापा का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। ये जो आप फोटो में वाडनगर रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, इसी रेलवे स्टेशन पर इनके पापा की चाय की दुकान थी, जहां पर मोदी अपने स्कूल से आने के बाद कभी चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और संयोग से इन दोनों का नाम नरेंद्र ही था। मोदी ने 17 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और ये वेस्ट बंगाल के बेलूर मठ में गए थे, जहां पर ये चाहते थे साधु बनना। पर वहां के मठाधीश्वर ने इनको मना कर दिया था, ये कहते हुए कि तुम अभी बहुत छोटे हो, बाद में आना। ये ऐसे ही 2 साल तक नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न के तमाम मठ मंदिरों में भ्रमण करते रहे और 2 साल बाद अपने घर आए। पर ये वहाँ पे रुके नहीं, कुछ ही दिनों में अपना घर छोड़ दिया और फिर ये अहमदाबाद आ गए। वहाँ पर ये अपने अंकल की कैंटीन में काम करते थे। नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र से ही आरएसएस के मेंबर थे। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी ने दिल्ली में एक प्रोटेस्ट भी करा था 1971 में
और वो प्रोटेस्ट उनकी राजनीति की दुनिया में पहला कदम माना जाता है। उन्होंने वो प्रोटेस्ट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो 1971 में हुई थी उसमें सेना में भर्ती होने के लिए करा था। फिर मोदी जी को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। 1971 में युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपने अंकल की दुकान पर काम करना एकदम बंद कर दिया और आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर इंसान की सफलता में किसी एक इंसान का हाथ जरूर होता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ में चाणक्य का हाथ था, बिल्कुल उसी तरह नरेंद्र मोदी की लाइफ में भी एक ऐसा इंसान था जिसका इनकी सफलता पे बहुत अच्छा असर पड़ा था। उनका नाम था लक्ष्मण राव इनामदार, जिनको सब लोग वकील साहब कहते थे। नरेंद्र मोदी ने प्राणायाम करना, योग, पब्लिक स्पीकिंग और भी कई सारे गुण थे जो वकील साहब से ही सीखे थे। नरेंद्र मोदी ने उनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था सेतुबंध। मोदी जी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करा और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए करा था। जब उस समय की पीएम इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी थी, तब उसमें बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था। उस समय आरएसएस को भी बैन कर दिया गया था और मोदी जी तब गुजरात लोक संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी थे। ये ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का ही था। मोदी जी को तब अंडरग्राउंड होना पड़ा था और वो चोरी चुपके पैम्फलेट्स बनाकर दिल्ली भेजते थे। उस समय मोदी जी ने इमरजेंसी में गुजरात के संघर्षों पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। मोदी जी इमरजेंसी के दौरान जेल जाने से बचने के लिए कभी सिख तो कभी साधु का भेष बनाकर घूमते थे। 1979 में आरएसएस ने इनको दिल्ली बुला लिया था, जहां पर इनका काम था इमरजेंसी पर ब्रीफ रिसर्च करना। अब मोदी जी को आरएसएस पॉलिटिक्स में जाने की योग्य मान लेती है और 1985 में इनको बीजेपी को सौंप देती है। फिर मोदी जी पॉलिटिक्स में आते ही छा जाते हैं। 1987 के अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करते हैं और बीजेपी एकदम हंसते हंसते जीत जाती है। मोदी जी की प्लानिंग और उनकी लीडरशिप पर सबको धीमे धीमे विश्वास होना शुरू हो जाता है। फिर 1987 में ही मोदी जी को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीजेपी गुजरात बना दिया जाता है। फिर ये हर चीज़ में पार्टी की जान बनते चले जाते हैं। फिर चाहे वो आडवाणी जी की राम रथ यात्रा हो या मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा, उनके बिना पार्टी का कोई कार्य सफल नहीं होता। फिर 1992 में मोदी ने पॉलिटिक्स से एक ब्रेक ले लिया था और अहमदाबाद में एक स्कूल खोला था। फिर मोदी जी से आडवाणी जी ने रिक्वेस्ट करी और ये उनकी बात मानकर फिर से पॉलिटिक्स में आ गए। अब 1996 की एक ऐसी घटना आपको बताऊंगा जिसकी वजह से बीजेपी में सदस्यों को मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास हो गया था। होता यह है कि मोदी उस समय बीजेपी में नेशनल सेक्रेटरी थे और इनका काम था हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की हर गतिविधि पर नजर रखना। और होता यह है कि शंकर सिंह वघेला अपनी संसदीय सीट हारते ही कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ये वो टाइम था जब पार्टी ग्रो कर रही थी और एक संगठन की ताकत उसकी एकता में ही होती है और अगर संगठन बढ़ता है तो उसकी ताकत भी कम हो जाती है। शंकर सिंह वघेला के बीजेपी छोड़ने पर पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी, आधी वघेला की तरफ और आधी बीजेपी की तरफ। और ये शंकर सिंह वघेला नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीबी थे और जब मोदी जी ने राजनीति से ब्रेक लेकर एक स्कूल खोला था तो उसमें वघेला की भी हेल्प ली थी। मोदी जी के आगे भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी कि साथी या संगठन दोनों में से किसी एक को चुनना था। भावुकता और लक्ष्य दोनों आपस में टकरा रहे और जब तक पार्टी सच सकती थी तब तक साधी गई। फिर 1998 में गुजरात विधानसभा चुनाव आ गए और फिर उसमें मोदी जी ने अपने लक्ष्य को चुना और तब वो बीजेपी गुजरात इलेक्शन सिलेक्शन कमेटी में थे और तभी उन्होंने केशुभाई पटेल को खुला समर्थन दिया और वघेला के माध्यम से सबको ये कड़ा संदेश दिया कि पार्टी पर निज हित के लिए दबाव बनाकर कोई भी अपनी बात नहीं मनवा सकता। और मोदी के इस कदम से गुजरात में फिर बीजेपी जीती और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी भावनाओं के वश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को किसी भी इंसान से ऊपर रखना चाहिए। अब 2001 में केशुभाई की खराब तबीयत और भुज अर्थक्वेक में खराब पब्लिक इमेज की वजह से उनको हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया जाता है। और उसके पीछे भी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप ये समझेंगे कि वास्तव में महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का मिश्रण है मोदी। होता यह है कि जब केशुभाई पर करप्शन, पावर का गलत यूज करना और बाकी एलिगेशंस लग रहे होते हैं, तब उस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष LK आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को केशुभाई का डिप्टी सीएम बनने को बोला। पर मोदी जी ने साफ साफ ये बोला कि या तो गुजरात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा वरना नहीं लूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि उनसे बेहतर गुजरात को कोई नहीं संभाल पाएगा। और फिर उनको सीएम बना दिया जाता है। उसके बाद से मोदी जी की ऐसी ग्रोथ हुई
कि आज वो वर्ल्ड के फेवरेट लीडर बन गए हैं और वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग, डेयरिंग पर्सनैलिटी और हार्ड डिसीजंस के लिए पहचाने जाते हैं। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले यही एडवाइस दूंगा कि हमेशा अच्छा बनने पर फोकस करो और किसी भी फील्ड में कुछ हासिल करना है तो उस चीज़ पर से अपना फोकस ना हट। अब सबको मेन एडवाइस ये है कि अगर आप दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप पहले खुद में अच्छा बनिए। आप दूसरों की नज़रों में अपने आप अच्छे बन जाएंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना।